हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। आज कॉल इन डे है, आप लोगों का दिन है, आपकी बात सुनेंगे। फ़ोन नंबर्स आपके सामने चल भी रहे हैं, मैं भी बोल देता हूँ 021323309232 और 303 लाइनें हैं। कॉल कीजिए, अपनी राय से आगाह करें। कुछ लोगों ने ऑलरेडी कॉल की हुई है, उनकी बात सुन लेते हैं। अशरफ थेबा साहब हैं कराची से सबसे पहले। जी अशरफ साहब। का जनाब तीनों हजरात को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और सबसे बड़ी बात ये कि कल वसरतुल्लाह साहब ने बड़ी दिलेरी से एक अल्फाज कहा था जो मैं आज उसकी शाबाशी भी दे रहा हूँ। अगर वो मेरे सामने होते तो बखुदा उनको मैं प्यार भी कर लेता। मैं आपके बिहार पे हम कर लेते हैं सर, वसरतुल्लाह साहब को। बात ये थी कि जब ये एक क्वेश्चन आने लगा जी कि कल GIT में नवाज शरीफ साहब पेश हुए तो वो पाकिस्तान के लिए चेंज का दिन था। तो मेरे ख्याल से जो वसतुल्लाह साहब ने बड़ी बेबाकी से कहा कि चेंज का दिन उस दिन होगा जिस दिन मुशर्रफ यहाँ पे आएगा। बिल्कुल सही। तो मैं कहता हूँ कि सलाम है इन तीनों हजरात को कि इस तरह के प्रोग्राम पेश करके पाकिस्तान को एक सिम की तरफ ये लोग ले जा रहे हैं। ये जी समझे ना। मैं एक सवाल है आप तीनों से मेरा प्लीज कि मुशर्रफ क्यों भाग के गया यहाँ से? एक सवाल है, किसकी वजह से? सर बेसिकली आपको पता है कि जिस तरह उनको निकाला गया है तो प्रेशर था फौज का हुकूमत के ऊपर भी और उनको वो करना पड़ा। लेकिन अगर सामने सामने देखा जाए तो अदालत ने भी उनको मगर इसमें क्या अशरफ साहब एक पॉजिटिव पहलू इसमें भी है, मुशर्रफ वाली स्टोरी में भी, कि पाकिस्तान की जो 65 साल तारीख़ है जो कि अब 70 साल हो गई है, उसमें पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक साबिक़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, साबिक़ सदर और सुबकदोश जो जनरल है उसके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत फ़र्द जुर्म आयद की जाए आइन से बगावत के इल्ज़ाम में। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ मेरा ख़्याल है ये भी एक बहुत बड़ी छलांग थी, लिहाजा हमें बेसब्रा नहीं होना चाहिए। आज अगर ये बात रिवायत मुस्तहकम हुई है कि इस मुल्क का जो आला तरीन ओहदेदार भी है वो अदालत या अदालत की GIT के दायरे से बाहर नहीं है, तो हमें कल ये उम्मीद रखनी चाहिए कि 100% इस्टेब्लिशमेंट अदालत और अदालत के इदारों से बाहर नहीं होगी। लिहाजा इतनी मायूसी की भी ज़रूरत नहीं है। और एक और बात भी है कि जी देखें, कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन भी एक चीज़ होती है। अब ये जो बात कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं, ये और भी बहुत लोग कह रहे हैं और ये बात जायज़ है कि जी अगर वो पेश हो सकते हैं आप क्यों नहीं पेश हो सकते? टाइम तो देखें मतलब एम्बेरसमेंट किसको है इसमें? ठीक है वो बिल्कुल मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, वहाँ से बैठ के मतलब हर TV चैनल को पाकिस्तान को ये करना चाहिए, पाकिस्तान को ये करना चाहिए। जब पावर में थे तो डरते वरते नहीं थे, तो सही अब क्या हो गया है? मुक्के दिखाते थे पार्लियामेंट में। तो आखिरकार मतलब ह्यूमिलिएशन, असल ह्यूमिलिएशन किसको फेस करनी पड़ रही है? मेरी नज़र में तो उसको फेस करनी पड़ रही है। हुमा याकूब साहिबा हैं कराची से। जी हुमा साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी आपने GIT का जिक्र सुना जी। आवाम ने भी एक GIT बनाई हुई है और हम बचपन से उस GIT को देखते चले आ रहे हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि कोई भी इदारा जो है वो अपना काम सही नहीं कर रहा। एग्जाम्पल इसकी क्या है कि फर्ज करें कहीं दो आदमी लड़ रहे हैं या दो गाड़ियों में टकराव हो गया, वहाँ जो आदमी मौजूद होंगे वो उसी वक्त लड़ भिड़ के सारे मामला तय कर लेंगे। ठीक है। और अगर पुलिस आएगी या मामला कोर्ट कचहरी तक जाएगा तो वहाँ पे कोई मामला हल होने वाला है नहीं। आप जानते हैं अच्छी तरीके। सही बात है। हमारी बचपन से तरबियत यही चली आ रही है, अब तक की जो सूरत हाल है उसमें भी यही है। आप यहाँ देख लीजिए, इस वक्त शहर के अंदर रमजान का शोर मचा हुआ है पूरे पाकिस्तान में। ठीक है। पानी, बिजली, जितने इसके पीछे सरकारी अफसरान बैठे हुए हैं, जितने लोग बैठे हुए हैं, कोई अपना काम नहीं कर रहा। अभी आपने देखा जमात इस्लामी ने खूब शोर मचाया, पानी के ऊपर, बिजली के ऊपर कोई असर नहीं हो। जब पब्लिक रोड पे आएगी, आके जलाओ घिराओ बदतमीजियां शुरू करेगी, बुरा भला कहेगी, फैसला होने की तरफ जाएगा। जी हाँ, दो लोग आएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, मसाइल के हल की तरफ जाएंगे, मामला किसी न किसी तरह सेटलमेंट की तरफ जाएगा। सीधे हाथों से कोई काम ही नहीं हो रहा होता, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। आपके कहने का बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब अफसोस की बात यही है कि मतलब
वही है कि माँ भी बच्चा को दूध नहीं देती जब तक बच्चा रोता है। वो लेकिन अगेन बात जो वसत ने भी की और जो हमारे कॉलर्स भी करें कि देखिए सिस्टम्स एक शायद डायरेक्शन की तरफ चल रहे हैं, ये चीजें सॉल्व होंगी। हाँ। और रमजान में लड़ाई बड़ाई पता नहीं क्यों ज्यादा हो जाती की भी जरूरत नहीं, लड़ाई बड़ाई तो अपनी जगह। ये जो बात कर रही है ना कि अवाम ही काफ़ी अपने मसाइल खुद हैंडल कर लेती है, बिल्कुल। एक तो ये बात उन्होंने की, और दूसरी बात ये की है कि जब तक आप शोर नहीं मचाएंगे, और अनफॉर्चुनेटली जो मिसाल उन्होंने दी है तोड़ फोड़ की, जलाओ घेराव की, तो फिर ही तवज्जो आती है ना, क्योंकि सुनने वाला कोई है नहीं ना अवाम का। हुकूमत से लेकर के चाहे वो केई हो जाए, कोई और हो जाए, वो भी फ़ोन कर लें, आप कंप्लेंट करवा दें। बिजली जो है जब उन्होंने वो करना है तभी आएगी। भाई आप सच बोल दें कि यार इतने घंटे लगेंगे, नहीं जी बस अभी फॉल्ट जो है ना वो ठीक हो रही। तो जब आवाम के मसाइल के हल के लिए कोई फोरम मौजूद ही नहीं होगा, रिसेप्टिव ही नहीं होगा, तो फिर यही होगा ना, वो सड़क पे आकर के लेकिन उनको पता है कि सड़क ब्लॉक करेंगे तो वो लोग आएंगे, अथॉरिटीज आएंगे, लोग तंग आएंगे, तो फिर कैमरे आएंगे और फिर हमारी चीज हाईलाइट होगी। बस एक दफा पनामा का फैसला हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। पनामा का फैसला तो वैसे हो गया। आफ्ताब अहमद साहब हैं कराची से ही। जी आफ्ताब भाई। हेलो हेलो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? मेरा एक मसला है पेंशन का। जी बिल्कुल। EBOI से जी पेंशन मिल रही है मुझे 5250 रुपए। बिल्कुल जी। जो हमारे लिए नागुज़ीर है इस महंगाई के दौर में। सर हमारी गुजारिश है नवाज शरीफ साहब से कहें कि इस पर नजरसानी करें कुछ थोड़ा हमारे लिए। ठीक है सर, काश मेरी इतनी पहुंच होती कि मैं उनसे कह सकता, लेकिन आपकी बात बहुत हद तक ठीक है। और जब ये बजट के बाद खासे अखबारात ने ये मसला उठाया, और वो जो है उसके अलावा इस पे इदारिये भी लिखे गए कि जनाब ये पेंशनर्स का कुछ होना चाहिए, तो अल्लाह करे, हमारी पूरी ख्वाहिश है कि हुकूमत इस तरफ तवज्जो दे। लेकिन सहाफ़ियों का काम आवाज़ उठाना ही होता है आपके बिहाफ पर या आपके तवस्सुस से, जैसे आपने खुद बयान कर लिया। फैसल ज़रा ये मैच हो ले तो फिर उसके बाद देखेंगे। हाँ मैच हो ले। फैसल हकीम साहब है मस्कत से। जी फैसल भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसे हैं? बस ठीक ठाक। दो डिफरेंट बातें हैं, बिल्कुल अलग अलग मौजूद से बात जल्दी करता हूँ। एक तो ये जो हम लोग ढूंढ रहे हैं ना कोई मसीहा, आई थिंक ये तो इतनी अच्छी चीज नहीं है। बिकॉज बबूल बोगे तो बबूल काटोगे, आम बोगे तो आम काटोगे। तो हम मिनहसिल कौम जो हैं वैसे ही हमारे लीडर्स होंगे। अब हम लोग कहते हैं कि जी मनी ट्रेल लेकर और मनी ट्रेल से यार जितना कारोबार हो रहा है हमारे यहाँ, उसमें क्या 100% पैसे हम लोग इम्पोर्ट के जो है वो क्या हम बैंक से दे रहे हैं? तो चेक तो कर लें। हमने जो है वो $500 की चीज $128 $130 में डिक्लेयर करते हैं, 28% ड्यूटी देते हैं, और काफी सारे पैसे कैसे चले जाते हैं किसी को नहीं मालूम। अगर ये बंद हो जाएगा तो हमारी इम्पोर्ट ही बंद हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से एक्सपोर्ट में भी बहुत सारे पैसे जो है वो डिफरेंट तरीके से आ रहे होते हैं ताकि लोग अपनी अर्निंग को कम करना की शो करें। तो इसी तरीके से, और वही लोग सारे के सारे जो है वो गवर्नमेंट को गाली दे रहे होते हैं, दूसरे लोगों को गाली दे रहे होते हैं। यार देखो जो तुम कर रहे हो वही तुम्हारे लीडर। फैसल भाई, क्या मेजॉरिटी ऑफ आवाम ऐसी है आपको लगता है, या ये एक सिलेक्ट ग्रुप है जो ये कर रहा है, जो टैक्स भी नहीं दे रहा और चीजें भी? जिसका वो शहजाद रॉय ने जो बोला ना वही वाली, ये मैं भी मेरे ज़हन में यही बात आई थी ऐसे, बिल्कुल जिसको मौका नहीं मिला। चले हाँ, तो हमारी तो तनख्वाह से टैक्स वैसे ही कट जाता है, अगर कोई मौका देता तो हो सकता है कि हम मौका। दूसरा ये ज़रूर आपको बताता चलूँ, जहाँ मसीहा की बात करते हैं तो पता नहीं घूम फिर के मुझे क्यों मराया कैरी का वो गाना याद आ जाता है, अ हीरो लाइज इन यू, कि आपके अपने अंदर एक छुपा हुआ है। और वही आपकी बात का जवाब है कि आप हर इंडिविजुअल अगर ये सोचना शुरू कर देगा कि मेरा कंडक्ट ठीक हो जाए तो खासी हद तक माशरे पर फर्क पड़ेगा। हाँ क्यों मैच के बाद, मैच के बाद, ये पनामा के केस के फैसले के बाद बात। हाँ बिल्कुल। मुस्तफ़ा साहब हैं उस वक्त तक मैच भी हमारे साथ। जी मेरे भाई। वालेकुम अस्सलाम। मैं दरअसल आपसे जो बात करना चाह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान को आगे ले जाना है तो हमें सच बोलने और सच सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। बिल्कुल सही कह। अब आप इतने प्रोग्राम करते हैं, क्या आपके आप जो इश्यूज पे बात करते हैं, हमारे जो कर्ता धर्ता हैं उनके कान में जूं भी रेंगती है कि नहीं? अब दूसरा मसला देखिए, अब मैं तो उसके बाद एक क्रिकेट पे थोड़ा सा बात करूंगा अगर आप इजाजत देंगे। जरूर।
बात ये है कि देखिए, पहले हम लगे रहे पनामा लीक्स पे, फिर उसके बाद हम लगे रहे डॉन लीक्स पे, फिर डॉन लीक्स 2 आ गया, फिर भूषण लीग आ गया, फिर JIT लीग आ गया, फिर तस्वीर लीग आ गया। तो हम कब तक इन उलझनों में फंसे रहेंगे? देखिए, गरीबों के पास खाने को रोटी नहीं है, बिजली नहीं, पानी नहीं, गैस नहीं, कहाँ जाए अवाम? नवाज शरीफ साहब किस पे हुकूमत करेंगे? अवाम को मार के करेंगे? अब मैं दूसरी बात करूंगा क्रिकेट पे। जो कल आपने, जिस दिन ये इंग्लैंड से हमारी सेमीफाइनल हो रही थी, फाइनल या सेमीफाइनल, उस दिन हमारे जो आमिर सोहेल साहब ने सरफराज के बारे में जो कुछ बातें की, कल हुआ है। जी बिल्कुल जी। तो ये सारी बातें आमिर सोहेल साहब देखें अपने गरेबान में जाकर, वो भी कप्तान रहे, तो उन्होंने क्या तीर मारे। वो टीवी पे बैठ के तो बड़ी अच्छी बात कर लेते हैं, ग्राउंड में जाते हैं, जो ग्राउंड के अंदर खेल रहा होता है उसको पता है। हमें पता है तुम कैसे जीते हो भाई, आपको पता होने के बाद भी आप जीतते हार जाते थे। और मुस्तफा साहब, हम तो वही क्वार्टर फाइनल की जिससे आप बात कर रहे हैं, जिसमें आमिर सोहेल फिर आउट हुए थे, तो हम ये भी कह सकते हैं आज के भाई आपने भी वो चीज़ फिक्स की हुई थी। तो मेरे ख्याल में जब एक चीज़ अगर चल रही है आगे, ताज़ा तरीन इसमें डेवलपमेंट ये है कि उन्होंने एक और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शहरियार खान साहब ने पैमरा से बाज़ाब्ता तौर पे शिकायत की है आमिर सोहेल की कि इसके खिलाफ जो है वो जो चैनल है वो जो भी पैमरा कर सकता है करे, और उन्होंने आमिर सोहेल को एक मायूस क्रिकेटर करार दिया है और ये कहा है कि उन्होंने सरफराज के बारे में इंतहाई शर्मनाक अल्फाज का इस्तेमाल किया है। बात शायद ये होती है कि आपको तवज्जो मिल रही है, आपको तवज्जो मिल रही है, मुझे नहीं तवज्जो मिल रही, क्या करेंगे? तो मैं 2 सिगरेटें जो है दोनों हाथों में पकड़ के ना सिर्फ पीऊंगा, अगर फिर भी आप अटेंशन नहीं दे रहे तो फिर मैं नाक में घुसा के भी सिगरेट पीनी शुरू कर दूंगा ताकि आपका कैमरा मुझ पे आए। तो मुझे लगता है कि कल आमिर सोहेल ने जो कहा है उसका एग्जैक्ट कॉम्प्लेक्स ये है, ये ही हुआ है। और ये पता है क्या है, ये मुझे वो याद आते हैं, वो जो आप अक्सर देखते हैं ना, सब नहीं लेकिन अक्सर दिफाई तज्जियाकार जो आप टीवी पे देखते हैं ना, रिटायर्ड पर्सनल होते हैं ना सब सारे, जिनकी तनख्वाह क्योंकि कुछ करने का होता नहीं है, 5200 से ज्यादा होती है। जी बिल्कुल, और फ्रस्ट्रेट हुए होते हैं क्योंकि वो इदारे में है नहीं, वो जानना चाहते हैं कि हो क्या रहा है, कोई उनको घास नहीं डालता, तो वो एक तसव्वुर देते हैं कि जी आप मेरे से पूछें, मुझे सब कुछ पता है अंदर क्या हो रहा होता है, उनके घर के किचन में क्या होता है उनको वो भी नहीं पता होता। जैसे कि उनको तनख्वाहें मिलनी शुरू हो गई है मुख्तलिफ, जैसे एविएशन एक्सपर्ट थे, उनको जबरी रिटायर किया गया PIA से, उसके बाद उन्हें जब टीवी बुलाया जाता था ना, सर PIA बर्बाद हो गई है, तबाह हो गई, एक कल बंद होने वाला है। पहला जो सवाल किया था कि हुक्मरानों के कान पर जूं क्यों नहीं रेंगती, तो भाई अब उनकी खाल इतनी मोटी और स्लिपरी हो गई है कि जूं स्लिप कर जाती है, अब रेंगने का जो है कोई जमाना रहा नहीं है। अब जूं के कानों पे भी जूं नहीं रेंगती। तो ऐसा अच्छा, सईद अहमद शेख साहब हैं कराची से। जी सईद साहब। हेलो सईद साहब, मेरे ख्याल में हमारे फ़ोन के जो है कान पर भी जूं रेंग गई है। हाँ। तो ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक ही ले लेते हैं। वेलकम बैक। और हिमायतुल्लाह साहब हैं पेशावर से। जी हिमायत भाई। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम है और रिस्पेक्टेड लोग हैं। एक रिक्वेस्ट करनी थी, एक तवज्जो आपकी। जी जी। यूटिलिटी स्टोर में जो हुकूमत ने सब्सिडी दी है, आई डोंट नो कितनी है, लेकिन आप यूटिलिटी स्टोर में किसी वक्त दी जाए तो जिस आइटम का रेट भी वो मार्केट के द्वारा डिफरेंट वो कभी आपको नहीं मिलेगा। मैं एक मिल्कशेक की, नेस्ले की एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जो यूटिलिटी स्टोर में 100 रुपीज की है और बाहर दुकान में 120 रुपए की है, लेकिन 10 दफा अगर ले जाऊँ तो वो कहते हैं कि अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वही दुकानदार उधर से वही 100 बिल्कुल यही आपने खुद ही अपनी दुकान में 120 रुपए का बेचता है। तो या तो यूटिलिटी स्टोर को जो सब्सिडी है, मैं तो कहता हूँ कि हुकूमत एक दफा एक अस्पताल इससे बनाए या एक कोई अच्छा स्कूल बने, क्योंकि इससे आवाम को कोई फायदा नहीं है। सही कह नहीं, ये तो हुआ है। मैंने भी देखा है सब्सिडी के बाद सारे दुकानदार लाइनों पे लग जाते हैं और वो इतनी सारी चीजें या चीनी उठा लेते हैं या वो जाकर के ये यार ये तो अब यूटिलिटी स्टोर्स की बात करते हैं ना, और ये तो चले माल बिक रहा है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मलेरिया की नेट्स दी थी
हाँ आई थिंक खैबर पख्तूनख्वा की बात है, KP क्वाटा की बात है, वो उल्टा बाजार में बिकनी थी। मुझे याद है कि जब सिंध में सैलाब आया था, ठीक है, तो सऊदी अरब की तरफ से खजूर टनों के हिसाब से भेजे गए थे, क्योंकि बड़ी न्यूट्रिशनल है और लोग भूखे हुए थे कि उनको यहाँ पे बांट दें। उसी दिन को हमारे जानने वाले जिनका हुकूमत से कनेक्शन था, कभी हमारे घर नहीं आते थे, उन्होंने ड्राइवर भेजा और 4 इतने बड़े क्रेट खजूरों के भेजे। मैंने कहा यार बड़ी मज़ेदार खजूरें, मैं खा भी रहा हूँ। मैंने कहा लेकिन पता नहीं इन्होंने कैसे याद किया, उल्टा देखा लिखा हुआ था गिफ्ट ऑफ सऊदी अरेबिया फॉर पीपल ऑफ सिंध। तो ये भी होता है यार, इतना अच्छा निज़ाम था। जो राशन डिपो होते थे ना, राशन कार्ड बाकायदा बनते थे फैमिलीज़ को, और सबको पता होता था कि किस को क्या लेना है। तो उस वक्त ये इस तरह की चीज़ें नहीं थी। अच्छे खासे निज़ाम को जनरल ज़िया के दौर में बर्बाद करके और उसकी जगह फिर यूटिलिटी और दुनिया का निज़ाम तो ये है ना, इतना सा छेद छोड़ दिया तो ट्रक गुजार देंगे उसमें से। अविनाश है मुंबई से, सरहद पार, और क्योंकि इन्हीं के साथ हमारा मैच होने वाला है, तो वेलकम टू द शो अविनाश। मुबाशिर साहब, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। जरार साहब और वसदुल्ला साहब, एक्चुअली आपका लाइव स्ट्रीमिंग अभी बंद है तो मैं देख नहीं पा रहा था। यार ये बहुत लोग ये कंप्लेन करते हैं। मुझे किसी ने पहले बताया था तो मैंने टेक्निकल वालों को बोला भी था कि जरा लाइव स्ट्रीमिंग कर लें, लेकिन शायद अच्छा, इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेके अविनाश क्या हो रहा है मुंबई, माहौल कैसा है? अरे हम तो बहुत एक्साइटेड है। ये ऐसा ये क्या बोलते हैं, सोने पे सुहागा, एक मैच हो गई, अभी दूसरी है, तो सबके दिल बहुत धड़क रहे, जोश भी है और जीतने की ख्वाहिश भी है। बट मैं अपनी तरफ से आपकी टीम को मुबारकबाद, क्या कहते हैं उसको, एक बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट देता हूँ। थैंक यू। और आपको सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मुझे देना है कि आप जिस तरह से ये प्रोग्राम अरेंज करते हैं सर, इट्स हैट्स ऑफ। मेरे एक दो मेरे एक्चुअली ये थे बात करने का, मेरा जो मकसद है, तो क्या मैं बात करूं? जी प्लीज गो अहेड। हाँ ओके सर, जब मैं इंडिया से हूँ करके इंडिया की तरफ से बोल रहा हूँ, ऐसा समझिए मत चलिए। मैं कहना ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान का जो आज जो पाकिस्तान का माहौल जो हम देख रहे हैं या थर्ड आई से देख रहे हैं हम लोग, तो ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान के सारे तीनों तरफ की सीमाओं से प्रॉब्लम है, अंदर प्रॉब्लम है, चारों सूबों में प्रॉब्लम है। जो आप चीन को आपका दोस्त कहते तो पता नहीं, मतलब वो दोस्ती के भी बहुत सारे डिफरेंट ये है, मे बी इट इज डिवाइडेड। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस तरह से ये जो सारे कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें से कब उभरेगा पाकिस्तान? इज देयर एनी होप, एनी डे देयर विल बी न्यूट्रल पॉलिटिकल विल बी देयर? ठीक है अविनाश साहब, पड़ोसी परेशान है तो उसका असर हर पड़ोसी पे होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात की। और हम भी पड़ोसी हैं तो जाहिर है अगर दोनों, हम आपके हाथ में भी काफी परेशान है आजकल। ऐसी कोई बात नहीं है सर। ओवरऑल वी ऑल से कि सरहदों पर हालात ठीक होने चाहिए। तशवीश सबको है इस बारे में, और मेरा ये ख्याल है कि खासी हद तक चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। अब आई डोंट नो, नहीं, उनका सवाल बेसिकली था हमारे जो इंटरनल सिचुएशन है उस पर अविनाश जी बहुत परेशान है। देखिए बात यह कि आपके पास जो है इदारे गए, शुरू से आपके पास जो है एक लीडरशिप थी और उसने मुसलसल तसलसल के साथ जो है इदारे बना दिए। हमारे यहाँ ये प्रोसेस अभी जुमा 8 दिन शुरू हुए हैं, तो जाहिर है कि हमें टाइम लग रहा है, लेकिन हम आपको अच्छी बात ये बताते हैं कि हमारे यहाँ भी इदारे साजी का अमल सुस्त रफ्तारी से सही लेकिन शुरू हो चुका है। और एक और बात ये भी है, हमें थोड़ी सी परेशानी ये है कि आप लोगों की तरफ शायद जो है ना फ्रीडम्स और वो उसके ऊपर खासा जो है ना हमें तशवीश है, इसलिए कि हम इस चीज से गुजर रहे थे। आप खुद ही, मतलब ये 2 पटरियां साथ चल रही थी, आप हमारी पटरी पे आ गए, हम आपकी पटरी पे, तो वो मेरे ख्याल में चीजें बेहतर ही होनी चाहिए। दोनों कम से कम अपने ज़िया को वोट तो नहीं दिया। एक ब्रेक ले लेते हैं, न्यूज़ अपडेट। वेलकम बैक। अली सिद्दीकी साहब हैं कराची से। जी अली भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो आप तीनों को सिर्फ एक जुमला के आई लव यू।
We love you too. We love you too. बल्कि 3. आप लोग यकीन करें, I love me too. थैंक यू सर कि आप तीनों हमारे घर के आइडियल हैं। और वसूल्ला साहब को तो मैं पता नहीं, जब मैं सऊदी अरब में था, जब भी पढ़ा, जब फ्रांस में था, जब भी पढ़ा, उनको हमेशा पढ़ा है मैंने सर। थैंक यू सो मच। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि डॉन न्यूज एक ऐसा चैनल है कि जिसको देख के ना सर में दर्द होता है, ना ब्रेकिंग न्यूज की टिश्यू होती है। खबरें सुन के लगता है कि हाँ खबरें सुन रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है, जो सिंध हुकूमत है हमारी, उसके लिए सिर्फ एक शेर अर्ज करूंगा मैं कि तुमसे पहले भी यहाँ कोई तख्त नशीं था, तुमसे पहले भी यहाँ कोई तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। आप लोगों के लिए बहुत दुआएं। थैंक यू वेरी मच। अली साहब, सिंध हुकूमत को यही नहीं पता कि वो तख्त नशी हैं। उनको तो कोई लगता है अली साहब को वैसे बीपत देने की प्रैक्टिस है। हाँ, आए हैं, पॉइंट मारे, ठक 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 वो ठक, आए, उसने देखा, फतह किया और निकल लिया। कैमरामैन टेलीफोन के साथ अली सिद्दीकी कराची। नहीं, ऐसा ना करें, हमारे बहुत भाई है मेरे यार। सैयद जुल्फकार अली साहब हैं कराची से। जी जुल्फकार साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जरार भाई, मुबशिर भाई, वसतुल्लाह भाई, बहुत शौक से आपका प्रोग्राम देखता हूँ मैं, थैंक यू। और बहुत मजा आता है माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है आपका। मुझे एक छोटा सा सवाल करना था। मेरे वालिद साहब जब मैं पैदा हुआ तो वो एक लीडर के फॉलोवर थे और उन्होंने मेरा नाम जुल्फकार अली रखा। ठीक है। मैं कराची पैदा हुआ तो मैं भी किसी का फॉलोवर हूँ, और अपने बेटे का नाम, अभी हुआ है मेरे यहाँ बेटा, उनका नाम उस कायद के नाम के साथ रखना चाहता हूँ। लेकिन अब क्योंकि देखता हूँ टीवी के ऊपर उनकी तस्वीर की भी इजाजत नहीं है, उनकी जो है वो नाम लेने तक पे पाबंदी है, तो मतलब इस तरह से क्यों एक पार्टी के साथ ज्यादती है? ठीक, छोटा सा आपका अगर नाम रखने का मसला है तो मेरे ख्याल में उसमें तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आप नाम रखें, आप आजाद हैं। जब तक वो बड़े होंगे तो पता चलता है क्या हो गया। इनका नाम रखा है इनके वालिद ने जुल्फकार अली। जुल्फकार अली अपने बेटे का नाम अल्ताफ हुसैन रखना चाहते हैं। बड़ी सिंबॉलिक बात है। सज्जाद साहब हैं लाहौर से। जी सज्जाद साहब। वालेकुम। दोस्तों क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है सर, माशाल्लाह से। पिछले दिनों बयातुल्लाह साहब का इंटरव्यू था यहाँ हमारे डोन पे ही जी, तो जो साहब इंटरव्यू ले रहे थे वो कुछ तर्क सवाल कर रहे थे जो जाहिर पसंद तो नहीं आ रहे थे मासूफ को। तो उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही, उन्हें टोकते हुए, डांटते हुए उल्टा, कि यार आप डोन पे बैठ के ऐसी बातें कर रहे हो हुकूमत के मुतालिक, हमारे मुझसे ही ऐसा सवाल कर रहे हो। तो डोन क्या पीटीवी है, ये मैं जानना चाह रहा था। अब नंबर 2, ये जो मैच माशाल्लाह पाकिस्तान का भारत के साथ तय पाया है, तो जरा फरमाइएगा कि इसमें को 25% पाकिस्तान को नंबर दिए जा रहे हैं, 75% भारत के हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसमें क्या इसको तासुर ले हम। देखिए, आपने खुद ही दोनों तज्जिया भी दे दिए, तो हम आपके साथ चले जाते हैं। पहली बात तो ये है कि मुझे इनकी आवाज़ सुन के अशफाक अहमद साहब का एक प्रोग्राम आता था तलकीन शाह, हाँ बिल्कुल, वो याद आने लगा। अशफाक अहमद साहब कल्ट प्रोग्राम था, कल्ट प्रोग्राम था। लेकिन वो ये पहला सवाल क्या था कि इंटरव्यू में जो है कोई आप वो मैं फॉलो नहीं कर सका, लेकिन जो भारतीय टीम वाला सवाल है कि कौन किससे बेहतर है, 75 ये कह रहे, मेरे ख्याल में तो 50-50 है। मैं देखिए, बात ये कि जो कारकर्दगी अब तक की है उसके हिसाब से जाहिर है कि इंडियन टीम कागज़ पे बेहतर है, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों में नौजवान खिलाड़ियों का तनासुब जो है वो ज़्यादा है। जैसे फ़खर ज़मान है, फ़हीम अशरफ है, शादाब है, हसन अली है, तो जाहिर है कि नौजवानों में अपने आप को प्रूव करने के लिए जोश भी ज़्यादा होता है। पिछले 2 मैच जो हैं इसके शानदार गवाह भी हैं। तो हम ये बिल्कुल राइट ऑफ नहीं कर सकते और ये भी नहीं कह सकते कि मैच बोर होगा। मुझे लगता है कि मैच जो है वो बड़ा सींग फंसा के होगा। सही बात है, बिल्कुल। कामरान अरशद साहब, ब्रायन लारा ने कहा ये टीम हैरान कर जी। मेरे भाई कामरान, अस्सलाम वालेकुम जी, कामरान अरशद बात कर रहा हूँ जी, क्या हाल है जनाब? एक छोटा सा सवाल था मेरा, ये जो पिछले दिनों आप JIT पे नवाज शरीफ साहब के पेश होने का जो जिक्र कर रहे थे, उस पर मेरे ज़ाती ख्याल है, मेरे राय से आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन मेरी राय ये है कि ये एक गलत प्रेसिडेंट सेट हुई है, जो कि फ्यूचर में कोई भी प्राइम मिनिस्टर होगा उसको एक 18वें ग्रेड का ऑफिसर के सामने पेश होना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम माई एसोसिएशन विद PMLN, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में कल को नवाज शरीफ की जगह इमरान खान साहब भी हो सकते हैं, जरदारी भी। कामरान साहब, मुझे एक मिनट मेरी बात सुने। अगर
एक आम आदमी 18वें 19वें ग्रेड के सामने बेचारा पेश नहीं हो सकता, वो तो शायद 5वें 7वें ग्रेड के क्लर्क के आगे ही पेश होने के लिए उसे बड़ा चाहिए। मेरा ख्याल में ये बहुत अच्छा प्रेसिडेंट है। देखिए अकाउंटेबिलिटी, अगर हम सिविल रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो एक अच्छी बात है। प्राइम मिनिस्टर अगर इस चीज़ से क्लियर होंगे या अदरवाइज होंगे तो इंसाफ का, सबका एतमाद जो है जमहूरी निज़ाम के ऊपर बढ़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि वो भी कहते कि नहीं मैं नहीं पेश हूँगा और फिर एक नया क्राइसिस शुरू हो जाता है, तो फिर जो देखिए, और दूसरी बात है कि हम अक्सर बैनुल अक़वामी मिसालें दे रहे होते हैं, तो जी दूसरे ममालिक में भी तो ऐसा हुआ है। अब वो 18 ग्रेड का अफसर नहीं होगा, लेकिन वो जूनियर रैंकिंग ऑफिसर तो होगा फ्रॉम द पीएम, आई मीन इन टर्म्स ऑफ स्टैचर। और अच्छा, एक और बात है कि आई मीन बिल्कुल आपकी राय अपनी जगह, अगर सिचुएशन अवॉइड करना चाह रहे थे तो एक और तरीका भी था कि जब पैनामा का वर्डिक्ट आता और ये पता लग गया होता कि जेआईटी के सामने आपको सवाल जवाब होंगे, तो आप स्टेप डाउन कर लें। ये और दूसरी तो बात ये से नहीं रहेंगे, आप किसी और अपने पार्टी के मुंतखब अफसर भले 18 ग्रेड का हो या 7 ग्रेड का हो, ये जो भी हैं, इवन जो सिपाही है, सिपाही इस बात का सिंबल होता है, रियासत का नुमाइंदा होता है। अब ये जो 18 ग्रेड का है ये हबीब बैंक का ऑफिसर तो नहीं है ना, ये रियासत नहीं। तो अब ये तो ऐसी बात हुई ना कि अगर कोई एमएनए ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ के जा रहा है और किसी रेडी को गिराते हुए जाता है और कोई मामूली अफसर उसे रोकता है, तो फिर हम ये कहेंगे कि जी ओए मामूली, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ। और ऐसा हुआ है। और 18 ग्रेड के अफसर के सामने पेश होना ज़्यादा बेहतर है, इससे पहले कि 22 ग्रेड का एक अफसर आपको चलता करे। तो इशारा किस तरफ है आपका? इशारा SCCP की तरफ। असदुल्ला साहब 111 ग्रेड के भी अफसर होते हैं सर, आपने ऐसी बात 111 ग्रेड भी रावलपिंडी। मजीद आगे बातें करें। असदुल्ला साहब है कोयटा से जी, असद भाई। सॉरी सलाम अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? मैं कोयटा से बात कर रहा हूँ। जी पता है सर। हमें मीडिया से शिकायत है कि मीडिया सिर्फ एक ही मसले को उठाता है जो रैंकिंग पे होता है या लाहौर का मसला होता है। बिल्कुल। अभी हमारे मसाइल को तो मीडिया बिल्कुल नजरअंदाज कर रहा है। किसी पैक पर बलूचिस्तान के क्या मसाइल है, बलोच कौम को क्या इतराजात है, इन पर कोई बात नहीं करता, हकीकी बात नहीं कर रहा है। हमारे मिसिंग पर्सन पर कोई बात नहीं हो रहा है और दूसरे मसाइल पर बस 1 साल से पानामा पे लगे हुए हैं ऐसे। असदुल्ला साहब 100% आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन सवाल ये कि मुझे बात करने का फ़ायदा क्या बलूचिस्तान पे या आपके मसाइल पे, इसलिए कि आपके यहाँ कोई रेटिंग मीटर नहीं लगा हुआ है, आपके यहाँ से कोई इश्तिहारात मुझे नहीं मिलते हैं, आपके यहाँ कोई देखने वाले नहीं है इतने ख़ास। तो मैं क्यों आपकी बात करूँगा? मैं तो लाहौर की बात करूँगा, इस्लामाबाद की, कराची की और ज़्यादा से ज़्यादा पेशावर की बात करूँगा। जो खबर है ना मुसद, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कराची की, वो चल के आपके पास आ जाती है। हाँ ठीक है। इसके लिए तो आपको बहुत दूर चलना पड़ता है, बहुत दूर जाना पड़ता है और बड़ी मुश्किलात का सामना करते हैं। और ये भी यकीन नहीं होता कि बहुत दूर जाना तो पड़ेगा, बहुत दूर से वापस भी आ सकते हैं आप, ये नहीं है। तो बदकिस्मती की बात यह है कि बलूचिस्तान से जो भी खबर आती है वो बुरी ही खबर होती है, जो मीडिया में जगह भी पाती है, खुदा ना करे किलिंग की, अगवा की, और बुरी खबर भी वही जगह पाती है जो एक खास छलनी से गुजर के आती है। हर बुरी खबर भी जगह नहीं पाती। हाँ, और लेकिन दूसरी एक और फाइनल पॉइंट ये भी है कि ये सिर्फ हमारा मीडिया का अलमिया नहीं है, इंडिया में भी अगर आप देखिए तो यही कंप्लेंट है कि जी आप नॉर्थ इंडिया, आप ये बीफ इन तरह की चीज़ों पर आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं और वहाँ पे कोई 50 किसानों ने खुदकुशी कर लिया, उसकी कवरेज नहीं है। ये भी होता है। अमेरिका के मीडिया ट्रंप की एक ट्वीट के पीछे पड़ जाते हैं, जो उसके पीछे हो रहा होता है उसे इग्नोर करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम यही गया है मीडिया नहीं, हम तक की बत्ती है ना सर। नहीं हम तो खुले दिल से करते हैं। हाँ ऐसा ही। इब्राहिम साहब हैं नवाबशाह से। जी इब्राहिम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तीनों से आज यकीन जाने बात करके बड़ी खुशी हो रही है। तीनों को मैं बहुत यानी कि लाइक करता हूँ, प्रोग्राम को भी बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है। मैंने बात करनी थी, एक मेरा जहन जो है मेरी अक्ल के मुताबिक पाकिस्तान में जितने अक्सरियत नौजवानों की है, तो अगर हमारे लीडरान इन नौजवानों पर ही कुछ इनके बारे में सोच लें तो यकीन जाने वही कौमें तरक्की करती हैं। जो उनके नौजवान होते हैं उन पर वो जहन शादी करें, उनकी तरबियत करें, उनको प्रोवाइड करें कोई ऐसे
काम जिनसे उनका घर चल सके, उनके जहन फ्रेश हो, तभी जाके वो कौमें तरक्की करती हैं। लेकिन यहाँ में पाकिस्तान में तो भाई अगर ये कर दिया तो फिर लीडर कैसे रहेंगे? फिर नौजवान खुद नहीं आगे बढ़ के लीडर बन जाएंगे। कैसी आप अच्छी अच्छी बातें करते हैं जो सिर्फ किताबों में लगेंगे। हाँ, नहीं, मसला ये भी है कि यूथ बल जब ऐसे कहते हैं ना, यूथ बॉम्ब भी बन सकता है। हाँ, बिल्कुल, अगर इसको आपने हैंडल नहीं किया। एक सुन लेनी है न्यूज़ अपडेट, टाइम चेक का वक्त हुआ है, उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। रिजवान सरवर साहब हैं सियालकोट से। जी रिजवान भाई। हेलो जी सलाम रिजवान भाई। रिजवान साहब तो अनु में हेलो की थी ये। रिजवान साहब गल करो। हाँ जी जी मोहतरम, मेरा सवाल ये आपसे कि मेरा बेटा इस वक्त तकरीबन कोई 12-13 साल 14 साल की एज में आ गया। जी जी। जो चीज मैंने अपनी इस किसी किताब वो मैं उसका कन्वे नहीं कर पा रहा। वो अन्ना लाइब्रेरी, वो इब्ने सफ़ी, इमरान सीरियस, ठीक है, उसके बाद थोड़े से ऊपर जाके सब रंग, वो नेट पे बहुत कुछ पढ़ता है करता है, लेकिन वो चीज जो नेट से पढ़ने से उसे अग्रेशन आती है, बर्दाश्त नहीं पैदा हो रही। ठीक है, इस नस्ल के लिए किताब के साथ दोस्ती कैसे करवाई जा सकती है, ये मेरा बुनियादी सवाल है। अच्छा, मेरा तजर्बा रिजवान साहब, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि आप भी मेरे ही हम उम्र होंगे, 54-55 साल के गालिबन होंगे। 47 जी 47 के, ठीक है। आप मेरा तजर्बा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मेरा तजर्बा ये कि वो ठीक है कि मेरा जो बच्चा है वो बज़ाहिर वैसी किताब नहीं पढ़ रहा जैसे मैं पढ़ता था कागज़ पे, और वो लाइब्रेरी भी नहीं जा रहा। लेकिन अब मसला ये है कि उसके गैजेट्स चेंज हो गए हैं, गालिबन हैबिट्स उसकी वही हैं। किताब वो अब भी पढ़ता है लेकिन कैंडल पे पढ़ता है, या व्हाट्सएप की सूरत में पढ़ता है, या फिर किसी और इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल शक्ल में पढ़ रहा होता है। दूसरी बात यह है कि हमारी जो नस्ल थी उसमें ये रिवाज था कि हर चीज़ में हम इंटरेस्ट ले लेते, हिस्ट्री में, जोग्राफ़ी में, अदब में। वो ज़ाहिर है वो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन आज की नस्ल जो है वो इज्तिमाई उसका रवैया ये है कि जो उसे पसंद है वो बिल्कुल उस टनल में है, लेकिन उस टनल के बारे में वो अपडेट है। ये इतना मुझे अंदाज़ा है, बाकी आप बताएं। थोड़ी सी अगेन, क्योंकि ये जो बात कर रहे हैं ना इंटरनेट पर, मैं नहीं ख्याल कि ये इंटरनेट पर किताबें पढ़ने की बात कर रहे हैं, या वेरियस वेबसाइट्स एंड सो ऑन एंड सो फॉर, जिसमें बड़ा प्री डाइजेस्टेड किस्म की इंफॉर्मेशन। अब अच्छा, मुझे भी ये जो उन्होंने बात की है तो मेरे साथ भी एक तरह की एक सिमिलर सिचुएशन है। जब भाई बच्चे छोटे थे दोनों, तो हमने उनके साथ बैठ के उनकी किताबें पढ़ी कि उनको भी शौक आ गया। फिर बीच में एक ब्रेक आ गई है अब जी, हाँ ना। अब मैं ख्याल शायद आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है। अब एक ब्रेक आ गई, अब वो ज़्यादा गैजेट्स ये वो, अब बड़े भी हो गए, दबाव भी आप कम रख सकते हैं। तो ये मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, और मेरा क्योंकि शौक है हिस्ट्री का, तो मैं उसको किताब देता हूँ जो शायद उसको इंटरेस्टिंग लगे, फिर मैं उसका बैठ के साथ पढ़ता हूँ। तो सर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कभी कभी एक फेज़ भी होता है, और फिर जब टेस्ट डेवलप होते हैं तो वो खुद भी आ सकते हैं। उन्होंने एक चीज़ और बोली है वो सर, कि उन्हें ये लगता है कि वो इंटरनेट पे बैठता है तो उससे हिजान हाँ, बिल्कुल आपको नहीं पता। अच्छा, हिजान इंटरनेट नहीं, देखो हमारे जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, उनके चारों तरफ हिजान है ना। मसलन अखबार पढ़ते हैं, गल्फ़ की खबर ज़ाहिर है उसकी नज़र से गुजरेगी, इतने टीवी चैनल्स हैं, और वहाँ एक दूसरे के साथ जो सर्कस हो रही है वो बच्चे ही देख रहे हैं ना। यहाँ हमारे यहाँ वो तो नहीं है कि बच्चों के लिए ये प्रोग्राम है। अच्छा, बदकिस्मती से बच्चों के लिए एक भी प्रोग्राम नहीं है। 40-45 चैनलों में एक पीटीवी चैनल एक होता था, लेकिन बच्चों के लिए प्रोग्राम होता था। ये सारी चीज़ें 100% दुरुस्त हैं, खत्म कर दिए, दुरुस्त हैं, और डेफिनेटली बच्चों में हिजान बढ़ रहा है। मगर हम चूँकि इस चक्कर में हैं कि एक दूसरे से रेस के चक्कर में हैं, हमें नहीं पता कि हम उसी शाख को काट रहे हैं जिसे कि कल दरख्त बनना है। ये बात दुरुस्त है। हम बैठे हैं। यूसुफ मुनीर साहब कराची से। जी यूसुफ साहब। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपसे ये आपका और राउफ कासरा साहब का झगड़ा हुआ था, तो मतलब कि बताएंगे कि वजह क्या थी ट्विटर पे? मैं ट्विटर पे ही बता दूंगा, क्योंकि वो मेरी पर्सनल स्पेस है, ये मेरी प्रोफेशनल स्पेस है। तो आप मुझसे ट्विटर पे पूछ लेंगे तो मैं बता दूंगा, और बता भी चुका हूँ। तो मेरे ख्याल में इस बात को उस तरह, और मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी प्रोफेशनल स्पेस को अपनी पर्सनल स्पेस के तौर पर यूज़ करूँ। ठीक, और कौन सा? वकार महमूद साहब हैं मुल्तान से।
हेलो जी वक़ार साहब, हेलो, चलो शायद उनका भी यही। कौन? हेलो, आतिफ हुसैन साहब कराची से। आतिफ साहब, हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम आतिफ साहब। जी मेरे वालेकुम सलाम जनाब, आतिफ हुसैन बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी। लाइट अभी आई है तो प्रोग्राम के मौजू का तो मुझे पता नहीं है कि क्या मौजू नहीं है, मसला ही नहीं है। हाँ, मेरा मौजू ये है कि एक आपसे थोड़ी फिगर शेयर करना चाहता हूँ। जैसे सिंध हुकूमत ने सरकारी इश्तिहारात पे इस पे नई बात हो सकती? नहीं हो सकती, आप करें। क्या बड़ी बात है। 450 करोड़ रुपए खर्च किए। इस तरह पंजाब हुकूमत ने कमोबेश तकरीबन 750 करोड़ रुपए और वफा की हुकूमत ने इससे डबल किए हैं। तो ये कुल मिला के हम अगर देखेंगे 25 अरब रुपए का तकरीबन बनता है। तो 25 अरब रुपए हमारे जो है इस बात पे खर्च किए जाते हैं कि हुकूमत बड़ा अच्छे काम कर रही है। तो क्या आप इस पे क्या कहेंगे कि इससे मेरी जिंदगी पे तो कोई असर नहीं पड़ा? वसतल्ला साहब, अगर आपकी जिंदगी पे कोई असर पड़ा इसका तो आप मुझसे शेयर कर लें। और एक और चीज मैं इस पे इजाफा करना चाहूंगा, तो ये कैंपेनें चलती हैं इमरान खान के शोर के बाद। इमरान खान जब शोर मचाते हैं तो ये कैंपेनें चलती हैं। तो मैं सोचता हूँ कि कभी कभी इमरान खान साहब को मशवरा दिया जाए कि भाई साहब आप इनसे कमीशन ले लेती हुई का बड़ा धंधा चल रहा है आपके शोर मचाने की वजह से। बहुत अच्छी बहुत शुक्रिया सर। ये तो मतलब बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी बन सकती है यहाँ तो बैठे बैठे। ये हमें ये बिलियन रुपी मशवरा देने का शुक्रिया। यस सर, थैंक यू। तो वो बिल्कुल हो सकता है। और इश्तिहारात की जहाँ तक बात है, बारहा हम बात करते हैं कि हम तो कम से कम इश्तिहारात की मुखालफत नहीं कर सकते। नहीं, वो तो नहीं। हालांकि परसेंटेज के अगर काम होता ना तो कसम से यार बड़ा हमारी तो रोजी रोटी तनख्वाह इश्तिहारात से, क्योंकि पिछले 2 सालों में बड़ी कमाई के मौके थे। सही बात। हाँ, तो जनाब ये आज का प्रोग्राम, और अब हम मिलेंगे मंडे को। आपसे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।